गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सिलेबस का सेकंड सेगमेंट यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं और उसमें भी हम लेसन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, जिसका मतलब है एन इंट्रोडक्शन, यानी कि केवल इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स है या इसमें क्या डिस्कस किया जाता है, और ये हमारे सिलेबस का सेकंड सेगमेंट है। सबसे पहले हम ये जान लें कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट जब डिस्कस करते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड। एक मनुष्य एक दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। उसकी कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है धर्म से रिलेटेड होती हैं, कुछ उसकी राजनीति से रिलेटेड होती है, और कुछ उसकी धन से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती हैं, कमाने खाने से रिलेटेड होती हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मनुष्य की केवल धन संबंधी क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं और किसी एक्टिविटी को डिस्कस नहीं करते, यानी कि उसकी वो एक्टिविटी जो मनी से रिलेटेड है केवल उसे ही डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू में इकोनॉमिक्स जो था वो केवल एक ही सब्जेक्ट था, बट इन 1933 में एक इकोनॉमिस्ट हुए प्रोफेसर रैगनर फिश, जो कि नॉर्वे के थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी के थे, बहुत फेमस इकोनॉमिक्स थे ये प्रोफेसर रैगनर फिश। इन्होंने क्या किया कि उस इकोनॉमिक्स को टू पार्ट में, टू ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक ब्रांच बन गई माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक ब्रांच बन गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब MICRO और मैक्रो मतलब MACRO। जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रो से लिया गया, MIKROS से लिया गया, और मैक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रो से लिया गया, MAKROS से लिया गया। ग्रीक में माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा, और मैक्रोस का मतलब होता है बिग और लार्ज यानी कि बड़ा। बट इसका मतलब साइज से नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है या मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा है, साइज से इसका कोई मतलब नहीं है। स्मॉल का मतलब है सिंगल यूनिट और बिग और लार्ज का मतलब होता है होल ग्रुप, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो केवल एक सिंगल यूनिट को डिस्कस करेगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरे ग्रुप को डिस्कस करेगा। माइक्रो सिंगल यूनिट को ही डिस्कस करेगा। जब भी आपको किसी भी सिंगल को डिस्कस करना है, एक व्यक्ति को, एक फर्म को, एक फैक्टर, किसी को सिंगल को डिस्कस करना है तो माइक्रो की हेल्प ली जाएगी। और अगर आपको कहीं ग्रुप को डिस्कस करना है, पूरे सोसाइटी को डिस्कस करना है, नेशनल लेवल को डिस्कस करना है, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प ली जाएगी। तो अब अगर हम बात करें मीनिंग की, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स refers to that particular branch of economics in which we have to study only about a single unit, just like a single factor, single person, single firm, जिसमें हम केवल सिंगल यूनिट को ही डिस्कस करते हैं, that is micro economics. And macro economics refers to that particular branch of economics in which we have to study about a whole group, just like an industry, an economy, यानी जिसमें हम ग्रुप को डिस्कस करते हैं वो मैक्रो होता है। जब भी आपको ग्रुप को डिस्कस करना है तो मैक्रो ही काम करेगा, जब भी आपको सिंगल यूनिट को डिस्कस करना है तो माइक्रो ही काम करेगा। अगर हम मोटे लेवल पर देखें तो माइक्रो कभी भी ग्रुप को डिस्कस नहीं करेगा और मैक्रो कभी भी सिंगल को डिस्कस नहीं करेगा। ये ठीक उसी तरह जैसे आपके घर में एक चाकू भी होता है और एक सीजर, कैंची भी होती है। जब आपको कपड़ा काटना है तो सीजर ही काम करेगी, जब आपको सब्जी काटनी है तो चाकू ही काम करेगा। चाकू कभी कपड़ा नहीं काटता, सीजर कभी सब्जी नहीं। तो ठीक उसी तरह मैक्रो ग्रुप को ही डिस्कस करेगा और माइक्रो जो है वो केवल सिंगल यूनिट को ही डिस्कस करेगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों के सब्जेक्ट मैटर की। इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें क्या क्या डिस्कस किया जाता है। तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो थ्योरी ऑफ डिमांड, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जब हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो डिमांड की थ्योरी आपके सामने आएगी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एवर प्राइस ऑफ एनी वन प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन इट्स डिमांड डिक्रीजेज। तो सिंगल की बात करता है, इसलिए इसको माइक्रो में डिस्कस किया जाएगा। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये भी सिंगल की बात करती है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एवर प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन इट्स सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये भी सिंगल की बात करते हैं। इसी तरह से थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट विल बी डिटरमाइंड देयर, एनी प्रोडक्ट, इट मीन्स ये भी सिंगल की बात करता है। थ्योरी ऑफ वेलफेयर, ये भी सिंगल की बात करता है। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं, क्योंकि ये सिंगल यूनिट को डिस्कस करते हैं इसलिए इनको माइक्रो में डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट लेवल, ये वो थ्योरी हैं जो पूरे नेशनल लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। इनको सोसाइटी एज ए होल डिस्कस किया जाता है, ग्रुप लेवल पर डिस्कस किया जाता है, इसलिए इनको मैक्रो में डिस्कस किया जाएगा। बट अपना जो मतलब है इस समय माइक्रो से है, और माइक्रो एक
ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम केवल एक सिंगल यूनिट को डिस्कस करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज वो होंगी जो सिंगल को डिस्कस करेंगी, उनको हम माइक्रो में ही लेंगे और माइक्रो में ही डिस्कस करेंगे। तो आगे आगे धीरे धीरे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और डिटेल से जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, क्या क्या इसका बेस होता है और किस तरीके से ये थ्योरीज को इलेबोरेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि दो ब्रांचेज हैं। तो और बेसिकली हम इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें ताकि हमें पता लग जाए कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। तो अब हम ले रहे हैं इनमें डिफ्रेंशिएट या कंपैरिजन इन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल यूनिट को ही डिस्कस करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप को डिस्कस करता है। Microeconomics refers to that branch of economics in which we have to study only about a single unit, whereas macroeconomics refers to that particular branch of economics in which we have to discuss about whole group. Second one, all the theories of microeconomics are attached with price. Microeconomics में जब हम सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर आएगी कि माइक्रोइकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारे के सारी प्राइस से ही अटैच्ड है, चाहे वो थ्योरी ऑफ डिमांड है, चाहे वो थ्योरी ऑफ सप्लाई है, सब प्राइस से ही अटैच्ड है। वेयर एज ऑल द थ्योरीज ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स आर अटैच्ड विद इनकम। इसमें जब कभी हम मैक्रोइकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी इनकम पर बेस करती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज जो है वो प्राइस पर बेस करती हैं। थर्ड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज हैं वो अपनी कुछ अजम्पशंस लेकर चलती हैं। वो अजम्पशंस, वो मान्यताएं अप्लाई होंगी, वो परिस्थितियां अप्लाई होंगी तो ही वो थ्योरी काम करेगी, अदरवाइज थ्योरी वो काम नहीं करेगी। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की सभी थ्योरीज में आप एक बात देखेंगे, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा बाकी और जितनी भी बातें, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे तो ही वो थ्योरी काम करेगी, अदरवाइज वो थ्योरी काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहती है? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज, कि जब कभी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, बट ऐसा कब होगा? जब अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारी बातें कांस्टेंट रहेंगी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी म्यूचुअल डिपेंडेंसी पर हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंसी पर डिपेंड करती है, यानी कि आपको कहीं भी एक चेंज करना है तो डेफिनेटली आपको कई लेवल पर चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेशनल इनकम बढ़ानी है तो डेफिनेटली आपको नेशनल प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, नेशनल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो आपको सेविंग बढ़ानी होगी, और सेविंग बढ़ानी है तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप नेशनल इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ताकि आपकी सेविंग ज़्यादा हो, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, फिर उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और फिर नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा जो मामला है वो म्यूचुअल डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम सोल्व की जाती है दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का बंटवारा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं जबकि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ज़रूरतें हमारी बहुत सारी हैं, असीमित हैं, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस किया जाता है कि साधनों का उचित बंटवारा हो जाए, हर सेक्टर को पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज मिल जाएं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जिस सेक्टर को जितने रिसोर्सेज मिल गए वो उनका किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, किस तरीके से मैक्सिमम यूज़ करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, बेहतर से बेहतर उसका प्रयोग करें। तो साधनों को बांटने की जिम्मेवारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की होती है और बंट जाने के बाद उन्हीं रिसोर्सेज को मैक्सिमम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की जिम्मेवारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरी है वो एनी टाइम पीरियड मीन्स में अप्लाई इन एनी टाइम पीरियड, में भी इन शॉर्ट पीरियड, में भी इन लॉन्ग पीरियड, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी कभी भी अप्लाई हो जाती हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो केवल शॉर्ट पीरियड में ही अप्लाई होंगी, लॉन्ग पीरियड में अप्लाई नहीं होंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज़ कॉल्ड केंजियन इकोनॉमिक्स। एक अर्थशास्त्री थे, बड़े फेमस इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर J.M. केंज, और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को जिंदा रखने की का जो भूमिका निभाई थी वो उन्होंने निभाई थी। और अकॉर्डिंग टू केंज की क्योंकि लॉन्ग रन में हम सब मर जाते हैं इसलिए हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए जिनके परिणाम भी हम देखें। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जब वो शॉर्ट पीरियड की बातें करता है, ये कहता है कि जब तक हमारा शॉर्ट पीरियड ठीक नहीं होगा तब तक हमारा लॉन्ग पीरियड भी ठीक नहीं हो सकता। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स केवल
शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कभी भी अप्लाई हो जाता है, मे बी इन शॉर्ट पीरियड, मे बी इन लॉन्ग पीरियड। इतना होने के बाद इनमें एक पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि दो बातें जो परस्पर विपरीत दिशा में चलती हैं, दो बातें जो आपस में रिलेटेड हैं बट परस्पर विपरीत दिशा में चलती हैं, उसे हम बोलते हैं विरोधाभास। तो माइक्रो और मैक्रो में एक पैराडॉक्स है। माइक्रो क्या है? एक सिंगल यूनिट है, और मैक्रो क्या है? उन्हीं सिंगल यूनिट का एक ग्रुप है। मीन्स हमें पता है कि एक एक माइक्रो को जोड़कर मैक्रो बनता है, एक एक इकाई को जोड़कर ग्रुप बनता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ठीक उसी तरह से हमें ये पता है कि माइक्रो प्लस माइक्रो प्लस माइक्रो प्लस माइक्रो प्लस माइक्रो करते करते ये एक ग्रुप बन जाएगा, ये एक मैक्रो बन जाएगा। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि मैक्रो जो है वो माइक्रो के जोड़ से बना। द सम टोटल ऑफ माइक्रो यूनिट्स इज नोन एज मैक्रो। बट पैराडॉक्स ये कि जो बात एक माइक्रो के लिए सही है, ज़रूरी नहीं कि वो पूरे ग्रुप के लिए, मैक्रो के लिए भी सही हो। यही एक विरोधाभास है कि हालांकि मैक्रो बना तो माइक्रो से ही है, बट ये ज़रूरी नहीं कि जो बात एक माइक्रो के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए सही है, वो पूरे ग्रुप के लिए भी सही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में सेविंग करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, उसके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स होते हैं कुछ भी मतलब सेफ्टी के तौर पे, तो एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बचत करनी चाहिए। बट अगर सारे के सारे व्यक्ति इंडिविजुअली सेविंग करेंगे तो देश में सेविंग ज़्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम होगा तो फिर प्रोडक्शन भी कम होगा और नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी और सारी इकोनॉमी बिल्कुल रूइंड हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो बात एक के लिए सही है वो ग्रुप के लिए सही हो, या जो बात माइक्रो के लिए सही है वो मैक्रो के लिए भी सही हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति, एक कस्टमर अपने बैंक से अपना सारा पैसा निकलवा लेता है तो बैंक पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। बट अगर सारे व्यक्ति एक ही साथ एक ही समय में अपने अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लेंगे तो बैंक फेल हो जाएंगे, और बैंक फेल हो जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए विरोधाभास यही है कि मैक्रो बना तो माइक्रो से है, बट ये ज़रूरी नहीं कि जो बात एक माइक्रो के लिए सही है वो पूरे मैक्रो के लिए, पूरे ग्रुप के लिए भी सही हो। तो ये एक विरोधाभास भी इसमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर सारे के सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां अपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगी तो डेफिनेटली देश में महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा और फिर देश फिर से डीरेल्ड हो सकता है। तो डिफरेंस होने के बाद भी इनमें एक पैराडॉक्स है कि जो बात माइक्रो के लिए सही है ज़रूरी नहीं कि वो मैक्रो के लिए भी सही हो।